हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवसी लॉ क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू एक्ट 2006 की, जिसमें 234 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल हैं और 16 चैप्टर हैं। और यह 32 एक्ट का कंसोलिडेट एक्ट बनकर 12 दिसंबर 2012 को तैयार किया और ये लागू हुआ 2006 से। इसका नाम रखा गया यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006। इसका चैप्टर नंबर 9 बात करता है टेनओवर के बारे में और सेक्शन 74 करती है बात क्लासेस ऑफ टेनओवर होल्डर। इसमें 4 तरह के क्लासेस है टेनओवर होल्डर की। एक है जो अपनी भूमि को ट्रांसफर कर सकता है, एक है जो भूमि को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और एक आसामी और एक गवर्नमेंट पट्टाधारी जो सरकारी पट्टे पर पट्टेदार है। ए भूमिधर विद transferable rights, B भूमिधर with non-transferable rights, और C आसामी, एंड D गवर्नमेंट लीज। सेक्शन 75 बात करती है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। उस भूमिधर के बारे में बात करती है जो अपनी भूमि को ट्रांसफर करने का अधिकार रखता है। एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, कोई भी पर्सन इस जो क्लास से जुड़ा हुआ है वह शैल बी कॉल्ड भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, वह ऐसा भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर कहलाएगा। And shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon such भूमिधर by और under this code, और वह इस कोड के अकॉर्डिंग जो भी उससे अथॉरिटी होगी वह पूरा अपना काम कर सकता है, जैसे कि जमीन को ट्रांसफर करना, और वह सभी तरह के राइट्स रखता है। ये है क्या क्या रखता है, एवरी पर्सन हु वाज ए भूमिधर with transferable rights immediately before the date of commencement of this code, ऐसा भूमिधर जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था। बी एवरी पर्सन हु इन एनी अदर मैनर एक्वायर्स, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने किसी भी दूसरे तरीके से उसको एक्वायर किया है ऑन और आफ्टर दिस सेड डेट, इस डेट के बाद, the rights of such भूमिधर under or in accordance with the provision of this code or under any other law for the time being in force, जो भी उस समय प्रवर्त विधि थी उसके द्वारा या इस कोड के प्रोविजन के आधार पर जो भी अखबार की हुई भूमि का राइट्स है। अभी सेक्शन 76 बात करती है जो भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला। इसकी सब सेक्शन 1, एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, जो ऐसा पर्सन किसी भी क्लास से जुड़ा हुआ हो लेकिन वह नॉन ट्रांसफरेबल राइट रखता हो, तो वह सारे अधिकार इस कोड के द्वारा जो भी दिए गए हैं वो इस तरह से और उनको पूरा करेगा। क्या है, फर्स्ट ए, ये है एवरी पर्सन हु वाज भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, और जो ऐसा भूमिधर जो इस संहिता के शुरू होने से पहले यानी इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व जो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था। अभी इसका बी है एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज ए भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स on or after the said date by the Bhumi Prabandhak Samiti to any land under or in accordance with the provision of this code, यानी प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किया गया हो, ऐसे भूमिधर की बात करता है। इसकी ई क्लॉज बात करती है एवरी पर्सन हु इज अलॉटेड एनी लैंड ऑन और आफ्टर दिस सैड डेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द उत्तर प्रदेश भूदान योजना एक्ट 1952,
यानी एक भूदान योजना एक्ट था, जो उसके द्वारा यदि कोई भूमि अलॉट की गई हो उसकी बात करता है। ये पर्सन के लिए डी में बात करता है कि कोई भी भूमि जो उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 2000 सॉरी 1960 एक्ट के द्वारा उसको भूमि अलॉट की गई हो, उसके बारे में बात करता है। अभी इसका डी है, डी बात करता है जो 77 के अकॉर्डिंग जो क्लास है और अपनी एनिमल जो उसकी रजिस्टर खतौनी है उसकी 1407 फसली में करता है, तो उसके बारे में बात की गई है। और प्राइवेजो में इसके जो प्रोवाइडेड फॉर है, तो उस जो एक्ट है, जो इम्पोजिशन एक्ट और दूसरा जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसे ट्रांसफरेबल राइट और अखबार उसके फेवर के लिए जो एरिया मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ उस भूमि में को बढ़ाया नहीं जा सकता या क्या एरिया एप्लीकेबल टू हिम एंड द said area shall be demarcated in the prescribed manner in accordance with the principles laid down in the proposed act। तो जो भी उस एक्ट के अनुसार जो भी डीमार्केटेड या मार्केट किया गया है उसके नियम और कानून के प्रिंसिपल पे आधार पर किया गया। इसका ई है एवरी पर्सन हु इन एनी अदर मैनर एक्वायर ओन द आफ्टर on or after the said date the rights of such a bhumidar under in accordance with the provision of this code or any other law or for time being in force। और जो ऐसे आदमी को जो भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट या होल्डर जो भी टेनओवर होल्डर है उसको जमीन किसी भी मैनर से उसको दी गई हो और वह भूमिधर का राइट्स रखता है, इस प्रोविजन और इस कोड के अकॉर्डिंग जो भी उस समय जिस भी कोड इन्फोर्स था उसके द्वारा दी गई है, तो वह उसी तरह से उसी मैनर से मानी। अभी सबसेक्शन 2 बात करती है एवरी पर्सन हु वाज ए भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल rights immediately before the commencement of this code and had been such भूमिधर for a period of 5 years। देखिए, जो भी कोई भी भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला यदि इस कोड का जो कमेंसमेंट हुआ है उससे 5 साल पूरे कर चुका था, कमेंसमेंट होने से पहले 5 साल पूरे कर चुका था, तो वह नॉन ट्रांसफरेबल राइट से एक ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर बन गया। अभी सबसेक्शन 3 बात करती है एवरी पर्सन हु वाज भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट on the commencement referred in subsection 1 and 2 or become bhumidar with non-transferable rights after such commencement shall become bhumidar with transferable right expiry of 5 years। यदि वो 5 ईयर का एक्सपायर टाइम कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो वह एक भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट वाला बन जाता है, और यदि नहीं पूरा हो जाता है उससे पहले ही वो खत्म हो जाता है, उसका टाइम कि 5 साल कंप्लीट नहीं करता, तो वह भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट ही बना रहेगा। अभी इसकी सबसेक्शन 4 बात करती है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, यानी कुछ की भी बात होती है, कुछ भी जो इस कोड के प्रोविजन में था। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर लैंड बाय सेल आफ्टर बिकमिंग भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, यानी जो भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला था और 5 साल कंप्लीट करने के बाद वह एक भूमिधर बन गया ट्रांसफरेबल राइट वाला और वह अपनी जमीन को बिक्री कर देता है, तो वह ग्राम पंचायत की भूमि पर पट्टेदार आदि या दोबारा उस भूमि को एक्वायर नहीं कर सकता, लीज पर नहीं ले सकता, ये इसमें बताया गया है। अभी सेक्शन 77 बात करती है भूमिधारी राइट्स नॉट टू एक्वायर इन सर्टेन लैंड। जो भूमिधर जो होल्डर है वो कुछ तरह की जो लैंड्स है उनमें अपने राइट्स एक्वायर नहीं कर सकता, वे एक्वायर नहीं हो सकती। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, कुछ भी बात के होते हुए जो इस कोड में और एनी अदर लॉ और किसी दूसरे कानून में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी लागू था या इन्फोर्स था वो कानून, नो पर्सन शैल एक्वायर द राइट्स ऑफ ए भूमिधर इन द फॉलोइंग, वह एक भूमिधर नहीं बन सकता। किन तरह की भूमि में? ये है ए दिया है खलियान,
or manure pits, pasture land, or land normally used as burial or क्रेमिनेशन ग्राउंड, जो ये भूमि दी गई है, जैसे कि खलियान, खाद, पिट्स बोलते हैं, गड्ढे, चारागाह और शर, जो लैंड है सामान्यतः कब्रिस्तान शमशान के लिए प्रयुक्त भूमि, जो मतलब शमशान में, खलियान में, खाद में, गड्ढों में और जहां पर पशु चराए जाते हैं उन भूमि को भूमिधर एक्वायर नहीं कर सकता, उस पर अपने राइट नहीं रख सकता। अभी भी बात करती है लैंड कवर्ड बाय वाटर and used for the purpose of growing सिंघाड़ा और अदर प्रोड्यूस। देखिए जो पानी वाली भूमि है और जिस पर सिंघाड़ा जो है उगाने का काम करते हैं, उस भूमि को भी वो जो होल्डर है भूमिधारी एक्वायर नहीं कर सकता। ये कई तरह की भूमि है जिनको भूमिधर एक्वायर नहीं कर सकता। अभी सी है लैंड सिचुएट इन द बेड ऑफ रिवर एंड यूज्ड फॉर कैजुअल और ओकेजनल कल्टीवेशन। ऐसी भूमि जो नदी के नजदीक जो भूमि है और जो कभी कभी जिस पर ओकेजनली हम खेती करते हैं, ऐसी भूमि को भी भूमिधर एक्वायर नहीं कर सकता। अभी बात करते हैं डी की बात करते हैं सच ट्रैक और शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेटिंग वेशन while the state government may by notification specify। देखिए ये जो डी बात करता है जो स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती, यानी जो जिस जगह कभी भी खतरा है, खेती अस्थायी नहीं है और वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में दर्ज है, नोटिफिकेशन दिया हुआ है उस जमीन के लिए, और उसको भी एक्वायर नहीं कर सकता। अभी ये बात करता है लैंड डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी इंटेंडेड और सेट अपार्ट फॉर टोंगिया प्लांटेशन एंड नोटिफाइड नोटिफाइड एज सच। और कुछ ऐसी भूमि है जो टोंगिया प्लांट के लिए, जिनको टोंगिया प्लांट के लिए घोषित किया हुआ है, नोटिफिकेशन में, उस भूमि को भी एक्वायर नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं एक्ट की गुरुलैंड इंटरेस्टेड और डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड टू ग्राम पंचायत और एनी अदर लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 59। अभी लास्ट मेरी वीडियो में था सेक्शन 59 के बारे में बताया गया था कि जो ग्राम पंचायत और समिति जो भी सेक्शन 59 में भूमि जो सौंपती है किसी गरीब को और दूसरे एससी एसटी और जो सक्षम नहीं है उनको भूमि सौंपती है, वैसी भूमि को भी जो गुरु लैंड के लिए यानी कि जो बाग भूमि होती है उसके लिए यूज करते हैं, ऐसी सौंपी हुई भूमि को भी एक टर्नओवर होल्डर एक्वायर नहीं कर सकता। अभी जी की बात करते हैं लैंड इंक्लूडिंग इन सैलेज फार्म और ट्रेंचिंग ग्राउंड इंटरेस्टेड और डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड टू ग्राम पंचायत और एनी अदर लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 59। देखिए जो भूमि सैलेज फार्म, मलगत भूमि बोलते हैं, सम्मिलित भूमि है जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई हो, ऐसी एक्वायर नहीं किया जा सकता। एच है लैंड एक्वायर्ड और होल्ड फॉर ए पब्लिक पर्पज और ए वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। ऐसी भूमि जो पब्लिक यूटिलिटी के काम में आ रही हो, जो पब्लिक पर्पज के लिए भूमि हो, उस भूमि को भी वह एक्वायर नहीं कर सकता। अभी आई की बात करें लैंड कवर्ड बाई ए पॉन्ड टैंक लेक और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन एम्बार्कमेंट और पॉन्ड और बहिताएं। देखिए ऐसी भूमि जो कवर्ड है पॉन्ड के, टैंक के और लेक के, झील वगैरह जहाँ पर जो एम्बार्कमेंट बांध और गीता है, ऐसी भूमि को भी एक्वायर नहीं कर सकता। अभी जे बात करता है एनी अदर लैंड विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। और ऐसी कोई भी भूमि जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के बिहाफ पर किया हो, उन भूमि पर भी बैन नहीं हो सकता। तो ये खास खास पॉइंट है, इनको थोड़ा
पढ़ लेना। वैसे तो ये काफी होंगे इतनी कि क्योंकि जो पौंड है, क्रिमिनेशन है और तालाब है, चारागाह इत्यादि भूमि को जो है एक्वायर नहीं कर सकता। अभी इसकी थर्ड जो एक काइंस है टेनोर होल्डर की, वो आसामी है। आसामी किसे बोलते हैं, जो सेक्शन 78 में आसामी की डेफिनेशन है, आसामी को बताया गया है। एवरी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस शैल बी कॉल्ड एन आसामी। कोई भी बंदा जो भी टेनोर होल्डर है, वो जो ऐसी क्लास से जुड़ा होगा वो वह आसामी कहलाएगा। शैल हैव ऑल राइट्स, वह सारे राइट्स रखता है। एंड सब्जेक्ट टू ऑल लाइबिलिटीज कन्फर और इम्पोज अपॉन सच आसामी बाई और अंडर दिस कोड नेम। और जो भी उसे कोड के द्वारा जिस तरीके की भी उसे कोड में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, लाइबिलिटी होगी, वो उसको पर इम्पोज। इसका ए बात करता है subject to the provision of clause DD of subsection 1 of subsection of section 76 of this code, every person who was an Assami immediately before the date of commencement। जो 76 में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जो इस कोड के पहले आसामी था, उसके बारे में करता है जो प्रोविजन, जिस जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन 76 बात करता है उस आसामी के बारे में जो इस कोड के कमेंसमेंट पहले आसामी था। बी बात करता है एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज एन आसामी ओन। कोई भी बंदा जो टेनोवर होल्डर, कोई भी टेनोवर होल्डर आसामी जो एडमिट किया गया था यानी माना गया था आफ्टर द सैड डेट, इस डेट के बाद दी भूमि प्रबंधक समिति टू एनी लैंड अंडर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। क्योंकि भूमि प्रबंधक समिति इसको लैंड देती है और वह उस पर आसामी का है, यही आसामी। एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज लीज ऑन और आफ्टर द सैड डेट, जो भी उसको जो पर्सन लीज पर है और इस आफ्टर द सैड डेट, उस डेट जो कमेंसमेंट की डेट है, और भूमिधर ऑफ एनी लैंड अंडर और अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। इसकी डी बात करता है एवरी पर्सन हु इन एनी अदर मैनर एक्वायर द राइट्स ऑफ एन आसामी अंडर और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ और टाइम बीइंग इन फोर्स। देखिए डी में बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उस समय जो प्रवर्त विधि की उपबंधों के अधीन या उसके अनुसार अन्य रीति से आसामी का अधिकार प्राप्त कर ले, यानी प्राप्त जो अधिकार करता। सेक्शन 79 राइट ऑफ भूमिधर टू एक्सक्लूसिव पोजेशन, यानी अन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार। इसकी सब सेक्शन 1 बोलती है ए भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स shall subject to the provision of this code have the right to exclusive possession of all land of which he is such bhumidar and to use it for any purpose whatsoever। अर्थात अंतरणीय यानी ट्रांसफर अधिकार वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है, अन्य यानी के विशेष कब्जा का और किसी भी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने का अधिकार हुआ, यानी वह उसका उपयोग किसी भी तरह से कर सकता है। अभी सबसेक्शन 2 बात करती है ए भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, जो ऐसा भूमिधर है जिसको ट्रांसफरेबल राइट्स का अधिकार नहीं है, सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड हैव द राइट टू एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ ऑल लैंड ऑफ विच ही इज सच ए भूमिधर एंड टू यूज सच लैंड फॉर एनी पर्पज कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर। यानी जो अंतरणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर को जो यानी ट्रांसफर नहीं है करने का अधिकार है, यानी नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है
जो ट्रांसफरेबल राइट वाला नहीं है का कब्जा है और कृषि से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए यानी किसी काम के लिए भी ऐसी भूमि का उपयोग करने का अधिकारी होगा। ये है एक्सक्लूसिव पोजेशन का राइट भूमिधर को। अभी सेक्शन 80 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है यूज ऑफ होल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पज। यानी जो अपनी होल्डिंग है, जो अपनी जमीन है, उसको इंडस्ट्रियल पर्पज या कमर्शियल पर्पज, रेजिडेंशियल पर्पज को कैसे वह एक काम कर सकता है अपनी जमीन पर। अभी इसकी सबसेक्शन 1 बात करती है वेयर ए भूमिधर, जहां एक किसान यानी ऐसा भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, जिसको ट्रांसफरेबल राइट है, अंतरण का अधिकार है, यूज हिज होल्डिंग और पार्ट देयर, उस होल्डिंग का कोई भी पार्ट फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पसेस द सब डिविजनल ऑफिसर में। यानी कि जो अंतरणीय, जो अकृषि प्रयोजन के लिए यानी जो कृषि से अलग प्रयोजन के लिए भूमिधरी भूमि का उपयोग करता है। सब सेक्शन 1 में बताता है जहां अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत या उसके भाग का कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग करता है। यानी जो कृषि से संबंधित कार्य है उससे अलग उपयोग करता है, वहां प्रज्ञा अधिकारी यानी के एसडीएम क्या सुमोटो और ऑन एन एप्लीकेशन मूव्ड बाय सच भूमिधर, या तो वह अपने खुद संज्ञान से, अपनी खुद सुमोटो से, और या एप्लीकेशन जो दी है उस भूमिधर ने आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, वह एक जांच करेगा, एक जांच के पश्चात वह यह घोषणा कर सकता है आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज मे बी प्रिस्क्राइब आइदर मेक ए डिक्लेरेशन दैट द लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पज नॉट कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, कि जो ऐसी भूमि है कि यह भूमि अभी एग्रीकल्चर के काम से अलग काम आएगी, कर सकता है नहीं कर सकता, इट इज डिपेंड अपॉन दी एसडीएम, प्रज्ञा अधिकारी पर यह डिपेंड है, उसके सुमोटो पर, उसकी एप्लीकेशन को कैसे वो संज्ञान में लाता है और उस पर क्या अपना अप्रूवल देता है नहीं देता है, रिजेक्शन करता है, इट इज डिपेंड टोटली अपॉन दी एसडीएम। अभी क्या है, दी सब डिविजनल ऑफिसर सेल स्टेट द रीजन, यानी अपना रीजन बताएगा इन राइटिंग ऑफ सच डिक्लेरेशन और रिजेक्शन द इनफॉर्म द एप्लीकेशन ऑफ हिज डिसीजन विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जब भूमिधर एप्लीकेशन देगा कि मुझे इस लैंड को कमर्शियल पर्पज, इंडस्ट्रियल पर्पज या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करनी है, तो 45 यानी 45 दिनों के अंदर एसडीएम उसकी राइटिंग में लिख करके अपना डिसीजन देगा कि यह भूमि आप इन इन पर्पजों के लिए कर सकते हैं, यानी कृषि से के अलावा आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट इज अंडर दी 45 days will reply by the SDM. Okay. Now, provided that no such declaration under this section shall be made merely on the ground that the holding or part thereof is surrounded by the boundary wall or is party on the support। यानी इसके प्रोवाइजो में बताया गया है कि ये नहीं है कि वाल वगैरह आपने कर दी, चार दुआ कर दी उस होल्डिंग के, उस लैंड के, और उसके आधार पर वो इसको सपोर्ट करे। अभी इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो है
Further, that no application for the declaration under this subsection moved by any co-भूमिधर, कोई सह भूमिधर है, यानी कि जो उसके साथ वाला जिसका इंटरेस्ट उस भूमि में है, दो भाई हैं, तीन भाई हैं, और वह एक यानी कि को भूमिधर, हैविंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन भूमि धारी, land shall be maintainable unless application is moved by all the co-bhumidars of such bhumidhari land or their interest therein are divided in accordance with provision of law. यदि इनका इंटरेस्ट का शेयर डिवाइडेड है तो वह सुमोटो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, क्योंकि पहले से ही क्लियर नहीं है, इंटरेस्ट दूसरों का भी है, और जो एसडीएम है, सब डिविजनल ऑफिसर है, प्रगना अधिकारी है, वह कैसे उसको एक परमिशन दे सकता है कि आप इस पे इंडस्ट्रियल पर्पज, रेजिडेंशियल पर्पज, कमर्शियल पर्पज के लिए इस भूमि का उपयोग करें, तो ये प्रतिबंधित है तब तक कि शेयर डिवाइड ना हो। अभी सबसेक्शन 2 बात कर, The application for declaration under subsection 1, सबसेक्शन 1 में क्या है कि वह एप्लीकेशन देता है कि ये मेरी भूमि है, मैं इसे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, इसे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करना चाहता हूं, और 45 डेज में वो उसका रिप्लाई करता है, इसकी रिजेक्शन का या एक्सेप्टेंस का। फर्स्ट, shall contain such particulars and shall be made in such manner as may be prescribed. अभी सबसेक्शन 3 बात करती है, where the application under subsection 1 is made in respect of part of the holding, the subdivisional officer may in manner prescribed demarcate such part of for purposes of such declaration, कि वो किस पर्पज के लिए कर रहा है, पर्पज बाउंड्री पर्पज है उनका कि हम कमर्शियल पर्पज का यूज कमर्शियल पर्पज के लिए या फिर रेजिडेंशियल के लिए, तो उसको क्या करेगा, डीमार्केट करेगा, उसको परगना अधिकारी ऐसी रीति से उसका सीमांकन यानी उसकी जो भी सीमा है उसका अंकन करके सीमांकन हो गया, ऐसी घोषणा प्रयोजन के लिए कर सकता है। नेक्स्ट, सबसेक्शन 4, नो डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय द सब डिविजनल ऑफिसर, नो डिक्लेरेशन यानी कि इस धारा के अधीन प्रकरण अधिकारी कोई द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जाएगी, कब तक नहीं की जाएगी, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द लैंड इज टू बी यूज्ड फॉर पर्पज which is likely to cause a public nuisance or affected adversely public order, public health, safety or convenience, or against use proposed in the master plan. जो मास्टर प्लान है वहां का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो मास्टर प्लान है उसके अगेंस्ट है, पब्लिक की हेल्थ के अगेंस्ट है, सेफ्टी के अगेंस्ट है, जैसे कि आपने भोपाल में गैस का लीक हुआ था, उसका था वो पब्लिक के अगेंस्ट और वो इतने लोग मारे गए, तो यदि कोई ऐसी पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाली कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, उस पर कोई ऐसा कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहा है, तो कोई डिक्लेरेशन वह सब डिविजनल ऑफिसर उसको देखता है, सेटिस्फाई नहीं होता है कि यह काम गलत है, तो वह नहीं करे। अभी सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 बात करती है, दी स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स द स्केल ऑफ फीस फॉर डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन एंड डिफरेंट फीस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट। यदि आप कमर्शियल पर्पज के लिए कर रहे हैं तो उसका रेट अलग है, रेजिडेंस के लिए कर रहे हो तो वो अलग है। एज गवर्नमेंट में फिक्स दी फीस एज दी
as the provision may prescribe, the fees will fixed according to the state government declaration. अभी इसका प्रोवाइजो है that if the applicant use the holding a part thereof for his own residence purpose, no fee shall be charged for the declaration under this section. यदि कोई लैंड होल्डर, कोई भूमिधर उस जमीन में, अपनी जमीन में अपने पर्पज के लिए कोई रेजिडेंस बना रहा है, अपने यूज करने के लिए, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। अभी सेक्शन 81 है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिक्लेरेशन, यानी घोषणा का परिणाम। क्या परिणाम है? वेयर ए डिक्लेरेशन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 80, क्या है 80 में? 80 में क्या है? एप्लीकेशन दी है कि मैं इसको रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करूंगा, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करूंगा, एज मे बी दी टेन्योर होल्डर गिव द एप्लीकेशन टू दी सब डिविजनल ऑफिसर shall in respect of such holding or part to which it relates ensure, क्या है? ए यानी कि जो संबंधित भाग होगा उसमें जो परिणाम होगा वो सुनिश्चित किए जाएंगे, इंश्योर किए जाएंगे, उससे रिलेट। ए है ऑल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय और अंडर दिस चैप्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड shall cease to apply to the भूमिधर with transferable rights। ए में क्या कहा गया है? भूमि के अंतरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबंधन अंतरणीय अधिकारों वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे, नॉट अप्लाइड, उस पर नहीं रह जाएंगे, यानी उनको सीज कर दिया जाएगा। अभी बी है, जो क्लोज बी बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग, कुछ बात होते हुए भी, एनीथिंग कंटेन इन चैप्टर 11 the land shall with effect from the commencement of agriculture year following the date of declaration be exempted from payment of land revenue। ये जो चैप्टर है, ये जो कोड है, ये बात करता है मोस्टली रेवेन्यू के बारे में। यदि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो वह उसको कैंसिल कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है कि पहले रेवेन्यू जमा कराओ, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अध्याय 9 सॉरी 9th द लैंड सेल विद इफेक्ट, यानी अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अधिरोपित सभी निबंधन अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। ये कै में बताया, ये ए में बताया है और बी में बताया है। अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष, जो कृषि वर्ष शुरू होगा, वो ऐसी भूमि भू राजस्व के भुगतान से मुक्त होगी। यानी यदि उसने अप्रूवल कर दिया है, काम कर दिया है कि आपका ये रेजिडेंस में होगा, तो वह भूमिधर उस रेवेन्यू से मुक्त कर दी जाएगी। अभी इसका क्लॉज सी है द भूमिधर shall in the matter of devolution be governed by the personal law to which he is subjected। यानी भूमिधर न्यागमन के विषय में उस व्यक्तिक विधि से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन है, जो भी उसको कवर कर रही है, जो भी लॉ उसको पर्सनल लॉ कवर कर रहा है उससे। सेक्शन 82 कैंसिलेशन ऑफ डिक्लेरेशन सबसेक्शन 1 whenever any holding or part thereof in
respect of which a declaration has been made under Section 80 is used for any purpose connected with agriculture, the subdivisional officer may, of his own motion or on an application made in that behalf, and after making such इंक्वायरी करेगा और उसको जैसा प्रेस्क्राइब है उसको कैंसिल कर सकता है। उस डिक्लेरेशन को क्या है कि घोषणा का रद्द किया जाना। जो भी भाग सेक्शन 80 में के अधीन घोषणा की गई है कृषि भूमि को उस जो कमर्शियल पर्पज या फिर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए उसमें जो कृषि प्रयोजन में से अन्य कार्य करता है, परगना अधिकारी स्वप्रेरणा से उस दिए हुए आवेदन की जांच करेगा, यानी उस जमीन की जांच करेगा कि इसने कृषि पर्पज के अलावा जो दूसरा काम कर रहा है, जो इसने इस एप्लीकेशन में दिया है उसके अलावा कोई काम कर रहा है, तो ऐसी घोषणा को वो रद्द कर सकता है। अभी सबसेक्शन 2 where a declaration is cancelled under subsection 1 जो डिक्लेरेशन है सबसेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 में कैंसिल की जाती है और उसके परिणाम क्या होते हैं उस जो इंश्योर करता है उस होल्डिंग के पार्ट से वो क्या क्या है। ए है the holding or part shall become subject to all restrictions imposed by or under this chapter in matter of transfer and devolution, यानी के जो धारा एक है जो उपधारा एक है सॉरी के अधीन जो कोई घोषणा रद्द की जाए वहां जोत उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा? जो ए है वो ये करेगा कि जोत का जो वो भाग है उसके न्यायगमन के विषय में इस अध्याय के द्वारा अधीन आरोपित सभी निबंधों के अधीन हो जाएगा। सभी जो निबंध है उनके अधीन हो जाएगा। बी होल्डिंग और पार्ट shall become liable to payment of land revenue with effect from the commencement of the agriculture year in which the order for cancellation of the declaration is made। फ्रेंड्स, ये जो यूपी रेवेन्यू एक्ट है ये रेवेन्यू का विशेष ध्यान रखता है। यदि आपने एप्लीकेशन दी है और 45 डेज में वह कैंसिल हो जाती है यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करता सब डिविजनल ऑफिसर, तब उसका वह उस पीरियड का भी रेवेन्यू के लिए वह लाइबल होगा, उसका पेमेंट करेगा। कौन करेगा? टेन ओवर होल्डर उसका पेमेंट करेगा जिस जमीन पर उस टेन ओवर की होल्डिंग। So please, if it is useful for you, please like and share and subscribe the channel। जय हिंद, जय भारत।